हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 11th फिजिक्स में वेव मोशन टॉपिक चल रहा है और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। चलिए तो बच्चों, आप जानते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन क्या हुआ करती है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? व्हेन डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम travel from one point of medium to the other point, then this disturbance is called progressive wave। बेटा, अगर आप किसी मीडियम में डिस्टरबेंस को क्रिएट करते हैं और वो डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है, तो इस प्रकार बनने वाली वेव को क्या बोलते हैं आप? प्रोग्रेसिव वेव। तो बच्चों, हमने कहा व्हेन डिस्टरबेंस इज प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। ओके, अगर आप किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं और वो डिस्टरबेंस जो है ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट, अगर वो डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है, वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट, देन दिस डिस्टरबेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। तो इस डिस्टरबेंस को आप क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, राइट। चलिए, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को समझने के लिए आप एक काम करिए, यहां पर आपने एक प्रोग्रेसिव वेव कन्वे कर दी है जो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती जाएगी, राइट। बेटा, मान लीजिए कि ये इस प्रोग्रेसिव वेव का वाई एक्सिस है और इस एक्सिस में आप इसका डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, राइट। तो बेटा देखिए, यहाँ पे ओरिजिन से ये वेव स्टार्ट हो रही है, तो यदि आप इस वेव का इक्वेशन मान लीजिए किसी टाइम टी पर, क्योंकि यहां पर टाइम कितना था बेटा? टी इक्वल टू 0, राइट। तो किसी टाइम टी पर इस वेव की पोजीशन पॉइंट पी पर है, राइट। और यहां पर टाइम कितना है? स्मॉल टी। और पॉइंट पी पर इस वेव की पोजीशन है, तो पॉइंट पी पर इस वेव का इक्वेशन हम कैसे देंगे? हम लिखेंगे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, राइट। इस वेव का हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट टाइम टी पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमने इक्वेशन किस पर दिया है? एट टाइम टी। और एट टाइम टी पर इस वेव की पोजीशन कहाँ है? पॉइंट पी पे, राइट। अब आप देखिए, अगर पॉइंट पी पर टाइम टी हो चुका है, तो हम वापस अगर ओरिजिन पे पहुंचे, अगर हम वापस ओरिजिन पे पहुंचे और हम ये मान के चलें कि इधर से लेकर के टाइम टी तक वेव ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, राइट। तो आप जानते हैं कि वेव की स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां तक पहुंचने का टाइम t है, तो v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो बेटा यहां पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x अपॉन वी, राइट। मतलब इस पॉइंट तक आने के लिए, पॉइंट P तक आने के लिए, इस पॉइंट P तक आने के लिए इस वेव ने कितना टाइम खर्च किया है बेटा? x अपॉन वी टाइम खर्च किया है। हुआ है कि नहीं हुआ बच्चों? x बाई वी टाइम खर्च हुआ है वेव को पॉइंट t इक्वल टू 0 से पॉइंट P पर पहुंचने के लिए, राइट। क्योंकि वेव की स्पीड v है, हमने डिस्टेंस x मान ली, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन p, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट विल बी x बाई वी, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर इक्वेशन लिखता हूं वेव का y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ओरिजिन O पर मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, राइट। समझ में आया क्या किया आप लोगों ने बच्चों ने? देखिए, ए साइन ओमेगा टी था, जब आप पीछे आ रहे हैं तो टाइम कम हो जाएगा, तो टाइम कम को माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा? एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई वी। तो सबसे पहला इक्वेशन बच्चों ये बन गया आपका y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ये पहला इक्वेशन आपका आ गया।
y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। क्लियर? अब आप ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई वी। ठीक, ओमेगा का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स हो जाएगा। डन। चलिए, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन लिखता हूं वेव का। क्या बनेगा वेव का इक्वेशन मेरे पास में? y इज इक्वल्स टू ए साइन, क्या बना था? ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी बना था। तो ए साइन, ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। राइट? अब देखिए ओमेगा की वैल्यू और वी की वैल्यू आप रख दें, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 2 पाई बाई टी। और v कितना होता है? v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। राइट? सो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स, मतलब 2 पाई बाई टी एक्स, एंड v इक्वल्स टू कितना है? लैम्डा बाई टी। लैम्डा बाई टी। राइट? t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास में इक्वेशन कितना बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। क्लियर? 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। देखिए 2 पाई बाई लैम्डा को आप क्या बोलते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? के। 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स टू के होता है, जिससे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं और एंगुलर वेव नंबर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। ठीक है ना? यस, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, 2 पाई बाई लैम्डा। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दें हम। सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? के, और ये हो गया x। सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? तो ये बन गया आपका वेव का इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव हो रही है, देखिए इस एरो की डायरेक्शन में, तो आपका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी वेव, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। राइट? क्योंकि जब आपकी वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में बैक साइड मूव करेगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, और x की जगह माइनस एक्स डायरेक्शन आ जाएगी, सो ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो ये इक्वेशन आपका बन गया बैकवर्ड साइड के लिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव के लिए। राइट? सो मेनली फार्मूला बेटा आपका यही है वेव के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप a को कैपिटल ले लें, एम्पलीट्यूड को, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डन। अगर बेटा इनिशियल फेज एंगल फाई नॉट है, सो इफ इनिशियल फेज एंगल, या ये कह लीजिए कांस्टेंट फेज एंगल, कांस्टेंट फेज भी बोलते हैं इसे, इक्वल्स टू कितना है बेटा? फाई नॉट। तो आपके पास में जो y निकल करके आएगा, सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये बेटा बन जाएगा आपका फाइनल वेव का इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द वेव ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। डन। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन आप इसके साथ ही करते हैं। अगला टॉपिक बनाइए बच्चों, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अगर पार्टिकल एसएचएम करता है तो इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो हमने यहाँ पे जो डिराइव किया है वो एसएचएम के लिए ही किया है, क्योंकि ये एसएचएम इक्वेशन यही होता है। ओके, ये कंडीशन किसकी होती है? एसएचएम की। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, है ना। प्रोग्रेसिव वेव को क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव बोला भी जाए तो आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही समझना है, राइट? ओके, सो टॉपिक इज स्पीड ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, चलिए देखिए, अब स्पीड ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव हुआ करती है जो एक फिक्स स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ा करती है। एक फिक्स स्पीड से मीडियम में क्या हुआ करती है? आगे बढ़ा करती है, राइट? तो देखिए बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन निकला है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव का, वो क्या निकला है? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। देखिए, साइन के अंदर जो टर्म होता है, ये टर्म इसे बोलते हैं फेज, ठीक है ना। फेज क्या बताता है? पार्टिकल की पोजीशन बताता है। एसएचएम करते हुए पार्टिकल की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। सो ये बेटा हमारे पास इसका फेज निकला है। एंड यू नो कि अगर कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो क्योंकि वो मीडियम में एक फिक्स स्पीड से प्रोपोगेट हो रही है, तो इसका फेज हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब ये जो टर्म है अंदर का, ये कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? सो फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, फॉर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो फेज होगा, फेज फेज की वैल्यू यहां पे क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बना रहेगा, राइट? तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अब यहां पर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी टी ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट को के ले लीजिए, बट के लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ही रख दीजिए, क्योंकि के ऑलरेडी प्रोपोगेशन कांस्टेंट आप ले चुके हैं। सो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए, तो डी बाई डी टी में सबसे पहले ओमेगा टी का हो जाएगा। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ के एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 0 होता है। नाउ ओमेगा बाहर आ चुका है, और डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस के बाहर आ चुका है, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना बच गया? ये ओमेगा माइनस के, एंड डी एक्स बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड। ओमेगा माइनस के भी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया? के वी। सो वी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, एंड के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। देखिए, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, और लैम्डा सबसे ऊपर, टी नीचे। सो v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। सो यू कैन से लैम्डा इंटू 1 बाई टी। बेटा 1 अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। सो वेव की स्पीड हो जाएगी v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, राइट? सो स्पीड ऑफ द वेव इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। नोट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, ये है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। देखिए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मीडियम का कोई पॉइंट है, और यहाँ पर आकर के अलग अलग वेव इम्पैक्ट कर रही है। ये देखिए, एक वेव ये आ गई है, तो बेटा इस पॉइंट पे इस वेव ने अपना कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट दिया होगा इस पॉइंट पे।
सपोज कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, y1 वेक्टर, राइट। क्योंकि y वेव क्या देती है, वेव के पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आपने पढ़ लिया है। अब ये बेटा दूसरी वेव आ रही है यहाँ पे इसी पॉइंट पे, तो मान लीजिए ये भी अपना नेट डिस्प्लेसमेंट दे रही है इस पॉइंट पे y2। ऐसे कई सारी वेव आपके पास आ रही हैं, ये थर्ड वेव है बेटा, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर अपना नेट डिस्प्लेसमेंट दे रही है y3। सो सपोज देयर आर n waves, n number of waves, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि मीडियम के किसी पॉइंट पर अगर कई सारी वेव्स आकर के मिल रही हैं, मिलने को बोलते हैं बेटा सुपर इम्पोज होना। सो इफ मैनी वेज आर सुपर इम्पोज्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट in a medium, then the resultant displacement of the point, suppose this is y vector, is the vector sum of all individual displacement given by the waves, right? Yes, so this is called principle of superposition. So if there are n waves, then the net displacement, you can say y vector is equals to y1 vector plus y2 vector plus y3 vector and so on, respective displacements given by the waves. Done? चलिए तो देखते हैं क्या कहता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हेन अ नंबर ऑफ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पर बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो होगा, यहां पर मैंने जो बात की है नेट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए इस पार्टिकल का, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल displacement, okay, is equal to vector sum of displacements due to individual waves। क्लियर हो गया? ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रिंग आपने टाइटली एंड ए और एंड बी के बीच में बांध दी है। ये एक स्ट्रिंग आपने बांध दी है, राइट। अब आपने पहली बार इस पे स्ट्रिंग को खींचा, ठीक है ना, पहली बार आपने स्ट्रिंग को खींचा या किसी वेव को ट्रेवल किया, तो मान लीजिए बेटा आपके पास में जो फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिला है। देखिए फर्स्ट वेव का हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट 10 गया हुआ है यहाँ पे येलो कलर से, राइट। ये जो फर्स्ट वेव गई है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, ओके। सेम फ्रीक्वेंसी की सेकेंड वेव ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा, 5 मीटर का। डन। बट जो थर्ड वेव आ रही है बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखेंगे, पहले वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है यानी पॉजिटिव, इसका भी अपवर्ड है मतलब पॉजिटिव, और इसका डाउनवर्ड है मींस नेगेटिव। तो बेटा अगर तीनों वेव यदि मैं एक साथ यहाँ पे गिरा दूं, सुपर इम्पोज कर दूं, तो जो मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इस पॉइंट का, ये बीच वाले पॉइंट का, राइट, ये देखिए ये रेड वाले पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 10 प्लस 5 माइनस 3, राइट। जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 माइनस 3, क्योंकि फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या गया था बेटा, प्लस 10 गया था। सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना गया था, प्लस 5 गया था। और थर्ड वेव जो है निगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, -3। तो 5 माइनस थ्रू 3 2 हो जाएगा, सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर। मतलब यदि मीडियम में इन तीनों वेव्स को एक साथ सुपरइम्पोज करा दिया जाए तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, इस पार्टिकल का, रेड वाले का, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव से कुछ इवेंट हमारे सामने आती हैं। जब भी वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो कुछ इवेंट हमारे सामने आती है, उन इवेंट के नाम मैं लिख रहा हूं आपको। वेव के सुपरपोजिशन होने से या वेव के आके मिलने से कुछ फिनोमिनन, कुछ फिजिकल इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं। फर्स्ट इंसिडेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या होता है बेटा,
इंटरफेरेंस, राइट। आपने सुना होगा वर्ड इंटरफेयर, है ना। इंटरफेयर मतलब टांग अड़ाना, बीच में पड़ना। सो यहां पे क्या कहलाएगा बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होता है सुपरपोजिशन से, राइट। सेकेंड थिंग जो आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड बीट्स। इंटरफेरेंस से दूसरा इफेक्ट आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड बीट्स। तो आइए देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है। तो बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स से ये समझा जा सकता है कि जब भी कोई मीडियम में दो वेव्स, देखिए दो या दो से ज्यादा वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी नियरली सेम है, तो यहां पर एक वेव ये आ गई है और एक वेव इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, और एक वेव सेम फ्रिक्वेंसी की ये आ गई है, और दो या दो से ज्यादा वेव्स, ठीक है ना, किसी मीडियम के किसी पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। ओके, सो व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स, यहाँ पे टू वेव्स का कहा गया है क्योंकि टू वेव्स में आपको समझ पाना बहुत सिंपल है। सो इंटरफेरेंस ऑफ waves when two waves of same frequency moving in a same direction with same speed superimpose with each other, then phenomenon is called interference of the wave. Yes, जब दो waves जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, पहला की पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होनी चाहिए, सेम। सेकेंड है मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्या होना चाहिए, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एंड थर्ड है विद सेम स्पीड, स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, विद सेम स्पीड सुपर इम्पोज ईच अदर, देन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सुपरपोज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज और ऐड करना चाहिए। इसमें ये लिखना चाहिए कि जब ये मीडियम के किसी पार्टिकल पे आकर के मिलती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आइदर बढ़ जाता है या घट जाता है। मतलब दो वेव्स की बात हो रही है अगर, चलिए मैं दो वेव्स को ही लेके यहां पे बात कर लेता हूं। ये देखिए इस मीडियम के इस पॉइंट पर अगर दो वेव्स आ करके सुपर इम्पोज हुई हैं तो बेटा क्या होगा, यदि फर्स्ट वेव का वेव इक्वेशन है y1 वेक्टर, सेकेंड वेव का वेव इक्वेशन है y2 वेक्टर। ओके, पहले वेव की भी फ्रीक्वेंसी है f, सेकेंड वेव की भी फ्रीक्वेंसी f है। सो सबसे पहले सुपरपोजिशन होगा, सो y रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो दो वेव्स जब एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा इस पार्टिकल का y का, या तो ये बढ़ जाएगा या ये घट जाएगा, आइदर इट इज इंक्रीजेस और इट इज डिक्रीजेस, राइट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, राइट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आइदर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आइए देखते हैं, अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है बेटा, अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ करके निकल करके आता है, मींस y का मैग्नीट्यूड, एक तरीके से आप कहेंगे y का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू y1 का मैग्नीट्यूड प्लस y2 का मैग्नीट्यूड, ये बढ़ गया है, देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। एंड इफ y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, मतलब यहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो आपको इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम मिलेगी दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से। सो दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, right? So this type of interference is called destructive interference. Yes, let us see by an example. Here we have two waves, one yellow one. देखिए फर्स्ट वेव को देखिए जो येलो कलर की है, यहाँ पर येलो कलर की एक बढ़िया सी वेव चली आ रही थी, चली आ रही थी, चली आ रही थी। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन में एक दूसरी वेव, बेटा पहली वाली वेव का नाम y1 ले लीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से एक दूसरी वेव आ गई है, ये देखिए
ठीक है बेटा। अब देखिए मीडियम के इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और फाइनली जो वेव जनरेटेड होगी वो किस तरीके से जनरेटेड होगी, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकलेगा, ओके, वाई मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2, राइट। तो ये देखिए ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकलेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। चलिए देखते हैं। सो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रस्ट मीट्स विद क्रस्ट एंड ट्रफ मीट्स विद ट्रफ। नाउ सेकेंड टॉपिक बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखिए आपके पास में वेव है, फर्स्ट ये रेड वाली वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ सपोज मान लीजिए ए है, और ये देखिए सेकेंड वेव जो है सेम डायरेक्शन में है, बट बेटा इसका फेज आउट ऑफ फेज है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना काउंट होगा बेटा, -a, राइट। तो जब +a -a के साथ भिड़ेगा बेटा हर पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज आई सेड y इज इक्वल्स टू y1 मॉड माइनस y2 मॉड। सो बेटा a माइनस a इक्वल टू कितना, 0। तो आपकी वेव कैसे नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, राइट। यस, तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो आप देख रहे हैं दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट मीट विद ट्रफ, क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता देता हूँ। देखिए आपके पास में यदि कोई वेव है y इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपके पास में फर्स्ट वेव है, y इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एंड सेकेंड वेव में आपके पास में लिख रहा हूँ, सेकेंड वेव का इक्वेशन y2 है, y2 इज इक्वल्स टू -5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। दोनों देखिए दोनों वेव कहाँ जा रही हैं, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, राइट। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, राइट। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दोनों की स्पीड भी सेम है, क्योंकि सब कुछ सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, राइट। चलिए अब देखिए यदि मैं दोनों वेव्स के आपको वेव पैटर्न बना करके दिखाऊं, तो फर्स्ट वेव का वेव पैटर्न जो है y डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास में टाइम t है। सो फर्स्ट वेव का जो वेव पैटर्न है वो इस तरीके से है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज +10, क्लियर। बट सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड, सेकेंड वेव जो है नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है, राइट। हाँ, तो इसका जस्ट हाफ, मतलब ये 10 है तो ये 5 पे जाएगी, तो मतलब इसका समहाउ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, ये यहाँ तक 10 है तो ये 5 है, ठीक है। तो मतलब ये वेव कुछ इस तरीके से चलेगी, ये 5 पे, यस। तो अब देखिए दोनों वेव इंटरफेयर हो रही हैं, इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना, 5 है। अब देखिए दोनों वेव जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब ये इंटरफेयर करेंगी तो जो नई वेव आपकी बन करके आएगी इंटरफेरेंस के बाद, ओके, इंटरफेरेंस के बाद जो नई वेव आपकी निकलेगी तो किस तरीके से निकलेगी, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10, इसका इस पॉइंट पर मैक्सिमम कितना है, 10 है, और इस पॉइंट पर कितना है, -5, तो 10 -5 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, राइट। तो आपकी जो वेव निकलेगी नई वेव वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, ओके। सो 10 +5 आपका +5 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भी आपके पास में 10 एंड -5, -10 +5 ये हो जाएगा, क्लियर बेटा। सो ये थर्ड वेव आपकी जो है, ये जो वेव आई है ये आफ्टर द इंटरफेरेंस आपका रिजल्टेंट वेव निकली है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। सो देख रहे हैं आपकी फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड इधर बढ़ जाता है या घट जाता है ना। तो दो वेव जब आपस में आकर के किसी पॉइंट पर मिलती हैं, सो इफ y वेक्टर इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, then the resultant vector
sorry, resultant wave will have will have either higher displacement या higher amplitude और lower amplitude, right? lower amplitude. तो अगर वेव का हायर एम्पलीट्यूड है, इट मींस दैट वेव इज कॉल्ड that type of superposition is called constructive interference. That interference is called constructive interference. और अगर लोअर एम्पलीट्यूड आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव है। जैसे यहां पर जो आपको मिल रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्ट्रक्टिव का। ओके, यस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो वी हैव टू टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, हमने पढ़ लिया है। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों बाउंड्री इफेक्ट। अब हम बाउंड्री इफेक्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है। देखिए बाउंड्री इफेक्ट में समझिए, दो प्रकार की बाउंड्री होती है बच्चों। एक होती है रिजिड बाउंड्री और एक होती है ओपन बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब ऐसा है जो बिल्कुल ठोस हो, सॉलिड एकदम। ओके, तो अगर रिजिड बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी दीवार से बांध दिया है एक डोरी को और आपने यहां से जर्क भेजा, तो ये बेटा जो जर्क जाएगा और रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के 180 डिग्री फेस चेंज करके आएगा। मतलब लौटते समय बेटा देखिए इसका शेप उल्टा हो गया है। सो कितना फेस प्राप्त कर लिया इसने बेटा? 180 डिग्री, राइट? तो रिजिड बेस से बेटा 180 डिग्री से फेज रिवर्सल मिल जाएगा। सो दिस इज इंसिडेंट डिस्टरबेंस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस, राइट? सो इन फिक्स बाउंड्री देयर इज अ फेज रिवर्सल ऑफ पाई। अब बेटे बेटे ये भी ओपन बाउंड्री है, लाइक सॉफ्ट बाउंड्री है ना? सॉफ्ट बाउंड्री मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक छल्ला लगा रखा है इधर पे, यस, तो ये बेटा रिजिड नहीं है। अब आप यदि यहां से एक जर्क भेजोगे तो बेटा ये लौट करके जो आएगा ना, वो भी ऐसे ही आएगा, मतलब नो फेस चेंज। देखिए कैसे, ये देखिए सॉलिड बाउंड्री है यहाँ पे, बिफोर रिफ्लेक्शन बेटा ये देखिए यहाँ पर ये जो जर्क है इस तरीके से जा रहा था। ओके, और इसकी स्पीड कितनी है? v इनिशियल, राइट? इंसिडेंट है, और ये लौट करके आएगा बेटा, सो पाई एंगल से फेज रिवर्सल हो जाएगा और ये रिटर्न होकर के आ जाएगा विद द सेम स्पीड, फिक्स बाउंड्री, राइट? ये देखिए अगर आपके पास फ्री बाउंड्री कंडीशन दी गई है, ये देखिए यहाँ पे एक छल्ला लगा हुआ है, मींस फ्री बाउंड्री है। आपने यहाँ से इंसिडेंट जर्क भेजा है, यहाँ से डिस्टरबेंस, और ये वैसे का वैसे ही लौट करके आ जाएगा। थोड़ी देर बाद ये इधर पे पहुंच जाएगा, राइट? और ये लौट करके आ रहा है आपको। सो दिस इज कॉल्ड फेज रिवर्सल इन सॉलिड बाउंड्री। और फ्री बाउंड्री है तो कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा। अब इससे इसको हमने क्यों पढ़ा बच्चों? क्योंकि हम जो अगला टॉपिक स्टेशनरी वेव पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से आने वाला है, राइट? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव। अगला टॉपिक हमारा व्हाट इज स्टेशनरी वेव। तो ये देखिए स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन। When two waves of same frequency and amplitude travel in opposite direction, then due to their superposition, resultant wave does not progress in any direction. ठीक है ना? मतलब आपको दो कन्फाइंड बाउंड्री के बीच में आपको क्या मिलेगा? दो कन्फाइंड बाउंड्री के बीच में आपको एक स्टेशनरी वेव मिलेगी, राइट? तो जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए और एक रस्सी को पकड़ करके एक सॉलिड एंड के बीच में यदि आप अगर इस रस्सी के इतना उसको मतलब आप धीरे से घुमा रहे हैं, देखिए अलग अलग मोड्स बनते हैं स्टेशनरी वे में। पहला मोड ये देखिए कि आप रस्सी को इस तरीके से घुमा रहे हैं कि इसका केवल एक लूप बन रहा है, तो बेटा ये फिक्स बाउंड्री है तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, मतलब ये आपकी इंसिडेंट वेव जाएगी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी, राइट? क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। जब भी इसको इस तरीके से बोलते हैं, जब एक छल्ला बनता है तो इसको बोलते हैं
फर्स्ट मोड, यस, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। चलिए, अब सेकेंड तरीका देखिए, आपने रस्सी को थोड़ा तेजी से घुमाया, स्पीड आपने बढ़ा दी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बीच में इस तरीके से हो गया कुछ, ठीक है ना। तो अब देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से एक कंप्लीट वेव बन गई है। आई मीन टू से यहाँ पर वेव का एक कंप्लीट लैम्डा क्रिएट हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट और यहीं से फिनिश, राइट। हाँ, तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन वापस आ गया है, ये देखिए, ये इसका रिफ्लेक्शन वापस आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स बनते हैं जब आप ऐसा वाइब्रेशन करते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, तो सबसे कम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्स बोलते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट है, ये बेटा सबसे हाई डिस्प्लेसमेंट पे है, इनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, एंटी नोड्स, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एंटी नोड जो होते हैं वो हमेशा नोड -1 होते हैं। देखिए यहाँ पे नोड 3 है एंड एंटी नोड 2 बन रहे हैं, राइट। हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को हम एंटी नोड्स बोलते हैं। तो ये नोड और एंटी नोड की बातें के बाद चलिए चलते हैं, इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग स्टेशनरी वेव का। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक लेंथ है और इसमें मैं स्टेशनरी वेव यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए स्टेशनरी वेव यहाँ पे डिराइव हो रही है, ये इधर से चल के ये स्टेशनरी वेव डिराइव हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए यदि मैं वेव के एक पैटर्न को यहाँ पे बना लिया मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, पहले मुझे एक रिजिड लाइन ले लेनी चाहिए। तो ये हमने एक फिक्स लाइन ले ली है, ये हमने एक फिक्स लाइन ले ली है। अब इसमें देखिए ये हमारी पास इंसिडेंट वेव है, राइट। और रिफ्लेक्टेड वेव जो है कुछ इस तरीके से, अगर आपकी बाउंड्री सॉलिड है, रिजिड बाउंड्री है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी, राइट। आप जानते हैं कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं लैम्डा, वन वेवलेंथ, राइट। तो आप यहाँ पे क्या क्या पता लगा पा रहे हैं, आप ये पता लगा पा रहे हैं इधर पे, ये क्या बन गया आपके पास में, नोड बन गया, ये भी बन गया आपके पास में नोड, और ये भी है नोड, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, λ/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, λ/2, राइट। मतलब दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हुआ करती है, λ/2। यस और नो बच्चों, यस। और दो नोड के बीच में क्या पड़ता है बेटा, एक एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, राइट। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हुआ करती है, λ/2 का हाफ मींस λ/4, एग्री। सो आई कैन से नोड टू नोड डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2, नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4, एंड एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितनी होती है, दिस इज ऑल्सो λ/2, λ/2। एंटी नोड टू एंटी नोड, ये एंटी नोड है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, राइट। सो नोड टू नोड डिस्टेंस इक्वल टू λ/2, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस इक्वल्स टू λ/2। सो नोड टू नोड इक्वल्स टू λ/2, एंटी नोड टू एंटी नोड equals to λ/2, and node to anti node distance equals to how much, λ/4, right. So we are ready here to make the equation of standing wave. चलिए बनाते हैं equation of standing wave. So our topic is equation
एंड वेरियस कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव। अब हम यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनाएंगे और उसके हम वेरियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। सो व्हेन टू वेव्स वी हैव टू वेव्स, तो देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई एक वेव और ये स्टैंडिंग वेव लौट करके आएगी, तो सबसे पहले मैं इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखूंगा। तो इंसिडेंट वेव आप जानते हैं, इक्वेशन आपको बताया गया है। फर्स्ट वेव बेटा, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, तो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। नाउ अगर कहीं पर मीडियम में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो सेकेंड वेव लौट करके आ जाएगी। देखिए बेटा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या थी, फर्स्ट वाली वेव की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, मतलब प्लस एक्सेस की तरफ, और इसकी कहाँ की ओर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। या तो आप ऐसा लिख दें, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, पाई सॉरी, क्योंकि आपने 180 डिग्री का इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसमें फेज इंट्रोड्यूस हो चुका है, फेज रिवर्सल, राइट। तो जैसे ही आपने इस वेव को लिखा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, साइन 180 प्लस थीटा, यू नो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा बेटा, 180 में कोई कॉस नहीं चेंज होता है, साइन में ही साइन रहता है, सो माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वेव नीचे की तरफ है, तो एम्पलीट्यूड निगेटिव हो चुका है, तो इसलिए मैंने जो भूल गए थे माइनस साइन लगाना, वहां लगाना पड़ेगा। सो y2 इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट हियर ऑल्सो। तो y इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेटा ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में आ चुका है। अब हमको फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ा कि टू वेव्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। सो y1 is here a sin omega t minus kx plus y2 is equals to minus a sin omega t plus kx, राइट। चलिए, माइनस वाले को पहले लिख लीजिए, प्लस वाले को बाद में लिख लीजिए, नो चेंज। एंड माइनस साइन को आप बाहर ले लें, ठीक है ना। तो यहां से थोड़ी सी हमको मैथमेटिक्स लगानी है, चलिए मैं मैथमेटिक्स में आपकी मदद कर देता हूँ इतनी। चलिए ये देखिए, ये मैथमेटिक्स है। तो y इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने नेगेटिव वाले को पहले लिख लिया, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस ए कॉमन ले लेना है। तो माइनस ए कॉमन लेने के बाद साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए अब क्या करेंगे बेटा, इसको ये माइनस ए है, और अब बेटा इसके अंदर फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आप इसको पूरा ओपन कर दें, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये साइन ए प्लस बी से साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, राइट। माइनस, ये माइनस साइन है, तो माइनस हो जाएगा पहला टर्म साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, और एक माइनस इसका और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। तो ये देखिए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये टर्म टू टाइम्स हो गया, मतलब माइनस ऑफ ए टू साइन के एक्स, देखिए साइन के एक्स दो बार है, और कॉस ओमेगा टी, राइट। तो क्या बन गया मेरे पास फॉर्मूला, माइनस टू ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, रिफ्लेक्टेड सॉरी, जो अपनी वेव जनरेट हुई है, माइनस टू ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। क्लियर है बेटा, इस तरीके से हमने इसको डिराइव कर दिया, माइनस टू ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। डन।
तो ये हमारे पास में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए -2a साइन ओमेगा साइन के एक्स को हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। -2a साइन के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट ले सकते हैं। क्लियर? इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। अब आप देखिएगा इसके साथ हम क्या कर रहे हैं। हमने अभी तक जो इक्वेशन बनाया, हमने इक्वेशन बनाया y इज इक्वल्स टू -a इंटू ब्रैकेट में 2 cos ओमेगा t इंटू साइन के एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन था। हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। डन? लिख सकते हैं बच्चों? तो ये बेटा कॉस ओमेगा टी इसके साथ में आ गया है। अब देखिए, अब आप जानते हैं, ये देखिए हमारे पास जो टोटल स्टार्टिंग हमने पॉइंट मानी है, अगर हमारे पास टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की एल है, ओके, टोटल लेंथ हमारे पास में कितनी है? एल है। एक पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, फर्स्ट मोड हम देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव का, ये पॉइंट हमारे पास 0,0 होगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? L,0 होगा। सो मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू एल, राइट? अब देखिए नोड की पोजीशन देखिए, नोड की पोजीशन पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो नोड की पोजीशन पे जो हमेशा वाइब्रेशन y का होता है वो 0 होता है। सो मैं लिख सकता हूं एट नोड्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड है। ओके, तो नोड पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। सो आप लिख सकते हैं -2a साइन के एक्स इक्वल टू कितना? 0। तो साइन के एक्स इक्वल्स टू 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। सो अब यहां पर x की जगह क्या रख दें अपने पास में? x की जगह आप l रख दें। x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको? l रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि डोरी की लेंथ आपकी l है, ठीक ना? जो स्ट्रिंग की लेंथ है आपके पास में l है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टेक x इक्वल्स टू l। तो x इक्वल टू l लेने पर साइन k इंटू l इक्वल टू 0 हो गया है। x इक्वल टू l लेने पर साइन k इंटू एल इक्वल टू 0। कोई इसमें लिखने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। या आप इसे ऐसा लिख लें, k इंटू एल इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। देखिए बेटा, या साइन के एल इक्वल टू 0 लिख लें, तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है? साइन की वैल्यू 0 होती है एन पाई पर, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। सो के एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी? एन पाई। ओके, सो के एल की वैल्यू बन जाएगी आपके पास एन पाई। अब के की वैल्यू आप पुट कर दें, सो के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू एन पाई। क्लियर? ये देखिए यहां से मैं फिर से आपको क्लियर करा देता हूं जो आपके सामने चल रहा है। एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूं। तो देखिए आपने कहां तक लाया था? आपने इक्वेशन लाया था, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आप लेकर के आए थे, वाई रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव के लिए, स्टैंडिंग वेव के लिए आप लेकर के आए थे y रिजल्टेंट इक्वल्स टू, y रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट आया था दैट इज इक्वल्स टू -2a साइन के एक्स, ओके, इनटू कॉस ओमेगा टी। अब ये बेटा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि एट नोड्स, नोड्स पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब -2a साइन के एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो साइन के एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उससे अभी कोई मतलब नहीं है कॉस ओमेगा टी से बच्चों, हमें केवल एम्पलीट्यूड से मतलब है। तो साइन के एक्स इक्वल टू 0, एंड ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल्स टू एन पाई। सो यहाँ पे के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई हो जाएगी, राइट। के एक्स इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगी। सो के जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो के की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल कर दें, सो यहां से 2x अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना, एन। 2x अपॉन लैम्डा इक्वल टू एन, ठीक है ना। अब आपके पास में देखिए, जो आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके का सीन बना था। ये जहां से स्टार्टिंग हुआ था दैट इज 0,0, एंड जहां पर एंड हुआ है दैट इज इक्वल्स टू L,0, राइट। तो वेव का डिस्प्लेसमेंट कितने कहां तक हुआ है, L तक हुआ है, मींस x इक्वल्स टू L, ठीक है। तो यहां पर आप x के प्लेस पे क्या पुट करिए, L पुट करिए। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2L, सॉरी x की वैल्यू L इक्वल्स टू यहाँ पे 2L अपॉन लैम्डा इक्वल टू n। सो यहाँ पे अब हमको L की वैल्यू चाहिए है, L इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2। ये आ चुका है हमारे पास में L की पोजीशन। L क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ एंटी नोड है, सॉरी नोड है, L इज द पोजीशन ऑफ नोड। ओके, सो व्हाट इज L, L इज पोजीशन ऑफ नोड, ठीक है। L इक्वल टू पोजीशन ऑफ नोड। अब आइए देखते हैं L की अलग अलग वैल्यू के लिए, है ना, L की अलग अलग वैल्यू के लिए हम N की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम L की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है N इक्वल्स टू 1। N इक्वल्स टू 1 में आप N की वैल्यू 1 डाल दें, तो आपके पास में क्या कह रहा है, L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। मतलब ये देखिए, मतलब जो नोड की पोजीशन आपको मिलेगी वो एट ए डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलेगी। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यदि पूरी वेव होती तो लैम्डा बन जाता। तो बेटा नोड की पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी, लैम्डा बाई 2 पे मिलेगी, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशन होता है, इसे बोला जाता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, बताइए क्लियर है। n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशन होता है वो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। चलिए अब इसको दो लूप्स बनाते हैं। सेकेंड केस n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 देखते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास में l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए l इक्वल टू कितना था आपके पास में, n पाई बाई n लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, लैम्डा हो जाएगा। तो सेकेंड केस के लिए हमारे पास में L इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो लैम्डा के इक्वल होगी। ये देखिए, सो दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई है वो किसके इक्वल आई है, लैम्डा के इक्वल, ठीक है। अब अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लैम्डा के इक्वल है तो इसमें आपको कितने आपको टोटल 3 नोड मिलेंगे, और ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। ये देखिए, क्लियर है। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी। हम्म, तो ये देख लिया आपने। ओके, सो एक पहला नोड L इक्वल टू 0 पे, दूसरा नोड L इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे, एंड तीसरा नोड
L इक्वल टू लैम्डा पे। तो टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? L के इक्वल। एंड L इक्वल्स टू लैम्डा। वो तो स्ट्रिंग तो है, L है ही है। L स्ट्रिंग में बनने वाले नोट्स कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं? 0 पर तो पहला बनेगा ही, और उसके बाद दो अगले नोट कहाँ कहाँ पर बनेंगे अपने? लैम्डा बाई 2 पर और लैम्डा पर। ठीक है, चलिए देखते हैं n इक्वल टू 3 के लिए क्या पोजीशन हो जाएगी। तो n इक्वल टू 3 के लिए लेंथ ऑफ जो नोट्स बनेंगे n लैम्डा बाई 2 मतलब कि 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, मतलब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 3 लैम्डा बाई 2 में कवर हो जाएगी। ठीक है ना, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के 3 वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? इसको बनाना बड़ा कठिन होता है। ये देखिए, ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है और अपने पास में 3 लैम्डा बाई 2, तो बेटा टोटल 3 बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो ये पहला लैम्डा बाई 2, ये 2 लैम्डा बाई 2 एंड ये 3 लैम्डा बाई 2, राइट। और ये रिफ्लेक्शन वेव हो गई इसकी। यस, क्लियर। सो ये पोजीशन, ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन हो गई लैम्डा बाई 2 एंड हियर 2 लैम्डा बाई 2 मीन्स लैम्डा एंड हियर इट इज 3 लैम्डा बाई 2, और ये टोटल लेंथ में 3 लैम्डा बाई 2 कवर हो जाएगा, राइट। सो आपने क्या देखा है कि पोजीशन ऑफ नोट्स जो आप दे रहे हैं किस फॉर्मूले से दे रहे हैं? एन लैम्डा बाई 2। ओके, तो पोजीशन ऑफ नोट्स, नोट्स की जो पोजीशन है दैट इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। क्लियर बेटा? तो आपने देखा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपने सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखा, ओके, और आपने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। बेटा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को ही क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड बोलते हैं। ओके, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को फंडामेंटल नोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, इस केस में जो हमने अभी डिराइव किया है आपके पास में, इसी केस को लेकर के अब हम अगला डेरिवेशन लेकर के आ रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो बच्चों कल हमने डेरिवेशन आपको पढ़ाया था कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल T बाई m। यहाँ T का मतलब होता है टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड m का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी, या ना मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। एग्जैक्टली, तो ये मास डेंसिटी से लिखा जा सकता है। तो अब बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास में जो फ्रिक्वेंसी होती है, हम यहाँ पे स्पीड तो देख चुके हैं, हम फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं। सो यू नो बच्चों की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, सिंस v इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, सो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा v बाई लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1/लैम्डा साइड कर लीजिए, और v की वैल्यू अभी ऊपर आपने निकाली है अंडर रूट टी बाई एम। सो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1/लैम्डा अंडर रूट टी बाई एम। सो ये क्या आ चुका है बेटा? ये आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये जो आप ट्रांसवर्स वेव डेवलप कर रहे हो उसकी आपकी फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, है ना, या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, राइट, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। अब देखिए अलग अलग केसेस के लिए मैं फ्रीक्वेंसी आपको
निकाल करके देता हूं। तो आपने देखा 1/λ/T/m। अभी आपने क्या देखा है फॉर्मूला एंटी नोड की पोजीशन के लिए, L इक्वल्स टू n λ/2, ठीक है ना। L इक्वल्स टू n λ/2 का हमने फॉर्मूला देखा है। तो यहां से हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2l/n, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू 2l/n। तो चलिए इस 2l/n को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 लैम्डा की वैल्यू 2l/n एन ब्रैकेट में √T/m, ठीक है, T/m। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू ले जाएं, सो न्यू इक्वल्स टू n/2l इनसाइड द ब्रैकेट T/m, ठीक है ना। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते जाएंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, मतलब कि यदि हमें एक नोड मिलेगा, ये देखिए एक स्टार्टिंग नोड और एक ये वाला नोड, तो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बेटा, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी इसे लिखते हैं न्यू 1 इक्वल्स टू 1/2l/√T/m। बेटा इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है ना। या इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। हाँ ये सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ओके, फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखिए यदि n इक्वल टू 2 पुट कर दें आप, n इक्वल टू 2 के लिए, तो क्या सीन बनेगा, देखिए n इक्वल टू 2 के लिए आपके पास दो लोब्स इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। तो दो लोब्स के लिए आपके पास में न्यू 2 इक्वल्स टू एन की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/L/√T/m, ओके। ये बन गई आपकी सेकेंड हार्मोनिक 1/L/√2/m, दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक, राइट। और सेकेंड हार्मोनिक का ही नाम कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन। वर्ड्स बहुत परेशान करेंगे इस चैप्टर में, ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर। अब फर्स्ट ओवरटोन हो गया है, इसके बाद n इक्वल टू 3 पुट कर दें, सो n इक्वल टू 3 के लिए चलिए देखिए कितने लोब्स बनेंगे, यहाँ पे 3 लोब्स बनेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। सो बेटा ये देखिए इस तरीके से L लेंथ के अंदर आपके 3 लोब्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ में टोटल 4 नोट्स आ चुके हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या थर्ड हार्मोनिक कह लीजिए, तो फॉर्मूला कितना होता है बेटा, n/2l, तो n की जगह 3/2l/T/m, 3/2l/T/m, राइट। सो दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक and third harmonic is called second overtone, right। तो बेटा थर्ड हार्मोनिक को ही आप सेकेंड ओवरटोन आप बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग वेव में स्पीड का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। अब स्टैंडिंग वेव का हमको एप्लीकेशन पढ़ना है,
तो स्टैंडिंग वेव के एप्लीकेशन हमारे पास बनेंगे ऑर्गन पाइप पे।